ये विद्युत वाला है, तो ई तो हो गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा ना, तो आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा। और यहाँ पे वी बी आर, बी का भी सेम फार्मूला, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे बचा ही कुछ नहीं। रुको छुट्टी में देखता हूँ। ये दोनों को मिला रहा है, क्या है, गतिमान कण है तो वो विद्युत बल भी है, उसमें चुंबकीय बल भी है। दोनों को जोड़ा, जोड़ उल्टा करके करो, ये इधर से इधर गया है ना, तुम इधर से इधर आओ, दोनों के फार्मूले लगाओ, फिर रखो, शायद आज करके देखना पड़ेगा। फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा था, इतनी दिक्कत क्या हो रही है। और आज है इसका लेक्चर नंबर 2, ठीक है। पिछली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तीनों चैप्टर के भी मिल जाएंगे, है ना। अभी तक हम पढ़ क्या क्या लिए हैं, चैप्टर का नाम सबको पता है। हमने पढ़ा था आवेश जब गति करता है, आवेश जब गति करता है क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और सदिश राशि है, ये भी पढ़ा था। एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी कि अगर स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान है तो दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इसी दोनों कारण इस पर क्या लगता है, बल लगता है, और बल को ही क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक। लॉरेंज बल की परिभाषा क्या पड़ी थी, यदि कोई आवेशित कण एक समय चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ऐसे ही याद किए रहिए, ऐसे ही समझे रहिए, और ऐसे ही पेपर में लिख के आइएगा। इसका सूत्र क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल है, ठीक। और अगर चालक पर लगने वाला बल की बात करें तो वो आज पढ़ना है, आइडियल साइन थीटा। कोशिश यही करनी है कि आपको बी बाद में लिखना है ना। अगर हम लॉरेंज बल का फार्मूला देखें तो एफ इक्वल टू क्या आता है, क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में देखें, क्योंकि बल सदिश राशि तो निश्चित रूप से इसकी दिशा होगी v क्रॉस b, ठीक है। हमने बोला था यदि कोई आवेशित कण इधर गति कर रहा है और इसका चुंबकीय क्षेत्र मान लो इधर है, ठीक है, इधर साइन 90 डिग्री में बात कर रहे हैं, 90 डिग्री में मैक्सिमम होता है, साइन 90 रखेंगे कितना आएगा, तो 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम केवल और केवल एफ मैक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अगर हम बोल दें एफ मैक्स कितना आएगा, एफ मैक्स के लिए हमें क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, 90, यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का कोण क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। थीटा किसके बीच का होता है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर हमें अधिकतम बल चाहिए कि अधिकतम बल कितना लगेगा, उसके लिए क्या चाहिए हमें, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी। समझे, ये क्या आ गया, एफ मैक्स। सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाता है। इसीलिए हम देखो हमेशा 90 डिग्री की बात करते हैं। इसके लिए हमने 2-3 नियम पढ़ लिए थे कि कैसे दिशा उषा ज्ञात करते हैं। एक ये हाथ वाला नियम था, पोआ का नियम, सबसे बढ़िया था। इसमें क्या करते हैं, ये हम जानते हैं 4 लाइन हम चुंबकीय क्षेत्र बना दे करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ये धारा या फिर कण की गति की दिशा, धारा या तो कण की गति की दिशा। तो बल किधर लगता है, इधर की ओर लगता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और कण की दिशा इधर है, यानी बल कहाँ लगेगा, अंदर, बोर्ड में अंदर जाएगा कण, ठीक है। बस मैक्सिमम इसलिए हमेशा देखते हैं 90 डिग्री की बात होती है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम लेना है। और अगर 90 डिग्री नहीं मिलता फिर हम उसका वेक्टर कंपोनेंट निकाल लेते हैं। हाँ, भी को पहले ही ना लिखे हैं, हाँ उल्टा बन गया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन बस आज चेंज हो। इसके बाद आज हमें बायो सेवर्ट के नियम वगैरह पढ़ना है, और नियम कानून हमने बहुत सारे पढ़ लिए थे, ठीक। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, अगली हेडिंग का नाम क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ये सब पेपर में नहीं आते हैं, कभी नहीं आए। अगर तुम ये चैप्टर हलवा समझ रहे हो, इस चैप्टर से अकेले, सिर्फ इस चैप्टर से एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का आया। इधर के चैप्टरों को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत नंबर दे के जाएंगे। आगे तो परमाणु नाभिक को दोनों मिला के एक क्वेश्चन आना है जिसको तुम बहुत हैवी चैप्टर समझ लो, एक क्वेश्चन आएगा।
अर्धचालक से अंतर आना फिक्स है तुम्हारा, 100% बोल रहा हूँ अंतर आएगा, 2-3 अंतर आए। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए पहले हमें, ये लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये है ना, है। यहाँ पर हम कोई धारावाही चालक रखेंगे, चालक छड़ ले लो, तार ले लो, मोटा सा GI तार ले लो। यहाँ पर हमने क्या ले ली, एक छड़ ले ली, बड़ी घटिया छड़ थी, ठीक है। और इस छड़ में क्या प्रवाहित हो रहा है, करंट। मान लो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है ना, बह रहा है, बह रहा है ना। आवेश की गति की दिशा ही करंट की दिशा यहाँ ली जाती है, इसीलिए तो ये वाला नियम लगाया जाता है। इसको दोनों में के लिए तैयार रखो, करंट की दिशा के लिए भी और आवेश की गति की दिशा के लिए भी। और ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब जब ये दोनों रखें तो फिर से इस पे बल लगेगा। पिछले वाले में क्या था, आवेश गति कर रहा था, तो आवेश की गति की दिशा में ये ले लिए थे, और यहाँ पे करंट की दिशा में ये ले लिए, और दोनों के बीच एंगल कितना लिया जाएगा, थीटा। तो यहाँ थीटा किसके किसके बीच का कोण है, I और B का, ठीक है। बात यह कि यहाँ पे जो I है वो तो सदिश राशि नहीं है, तो इसकी लंबाई को सदिश माना जाता करता है, ठीक है। लंबाई क्या है, उसको पोजीशन वेक्टर मान लिया जाता है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे तो पोजीशन वेक्टर लाएंगे, तो इसका जो लंबाई मानी जाती है यहाँ से यहाँ तक क्या मानी जाती है, L, और लंबाई को ही यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बना दिया जाता करता है, समझे। जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर ए बोलते हैं ना, मॉड निकालते हैं वेक्टर ए का, रूट x² y², उस टाइप का। तो ऐसी इसकी लंबाई होगी कुछ, वो मॉड ऑफ वेक्टर L करके आ जाएगी, लेकिन इसकी दिशा भी है, सदिश राशि है ये, कोई दिक्कत। x अक्ष में कुछ दूरी पर, y अक्ष में कुछ दूरी पर, z अक्ष में कुछ दूरी पर, क्लियर हो गया ना। बस इतना ही जानना था। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोल रहा हूँ, बहुत बारीक बात है कि यहाँ पर धारा अदिश राशि है, धारा का b से गुणा नहीं होगा। यहाँ पर b से गुणा करने वाला कौन होगा, लंबाई होगा। लंबाई अदिश राशि है, तो अदिश होती तो फिर तो सारे वेक्टर ही अदिश होते। दूरी बताने के लिए सदिश का मतलब उसमें कैप का यूज किया जाता है, एकांक सदिश का, बस। तो I इसमें बह रहा है, ठीक। अब अगर हम देखें कि लंबाई भी हम इसी दिशा में ले रहे हैं, जनरली लंबाई का जो वेक्टर माना जाता है करंट का डायरेक्शन माना जाता है, ठीक है। तो फोर्स लाएंगे तो कैसा आएगा, ये इधर है, ये इधर है, चुंबकीय क्षेत्र, बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, बोर्ड में अंदर की ओर। अब हम 90 डिग्री नहीं लिए, 90 डिग्री में लेंगे तो मैक्सिमम होगा। मान लो ये छड़ ऐसा होता, छड़ ऐसा होता तो क्या हो जाता, करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो बल इधर। तो इस कंडीशन में लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल को भी लॉरेंज बल कहते हैं, बुक में कोष्टक में लिखा हुआ है ना। दोनों को लॉरेंज बल कहते हैं, लेकिन मेन वाला जो शुरू में ही पढ़े थे। इसको लगाने के लिए बस वही फार्मूला वगैरह लगाना है। फार्मूला अगर तुम्हें पहले याद हो तो बन जाएगा। इसका फार्मूला होता है F = I/BL, या फिर ILB बोलना चाहिए, ILB sin थीटा। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद रहेगा तो प्रूव करने में बड़ा इजी रहता है। तुम सीधे बोल दोगे माना कोई चालक छड़ AB है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखी हुई है, सब फालतू बातें तुम्हें पता। और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कैसे प्रवाहित हो रही, ये लो बैटरी लगा दी है, कोई दिक्कत, चल दी, धारा प्रवाहित होने लगी, है ना। ये नियम आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम जनरेटर पढ़ेंगे, AC जनरेटर, यही लगेगा, ठीक है। वीडियो में बहुत भेजा हूँ, ग्रुप में जाके पुराने चैट में देख लेना, ठीक। सब वीडियो मिल जाएंगे पुराने वाले। ये नियम हमें थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये विद्युत मोटर कह दो या फिर क्या कह दो, जनरेटर, उसकी नींव यही है, ठीक है। मोटर की तो यही है, जनरेटर में थोड़ा सा उल्टा होगा काम, रहता सेम है, बस थोड़ा सा इस हाथ की जगह इस हाथ का नियम लग जाता है। करंट का डायरेक्शन ना बदला है, ये सेम है, ये सेम है, ये यहाँ चेंज हो जाता है, ये इधर करंट होता है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट हो जाता है, प्रेरित धारा, याद है ना। तो फिलहाल मैं इसमें करंट और सब बता दिया तुम्हें। तो यहाँ बोला जाता है कि ये इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती, जितना ज्यादा करंट बहाओगे उतना तेज इसमें बल लगेगा। दूसरी बात, जितना लंबा चालक लोगे उतना ही ज्यादा बल लगेगा। तीसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। चौथी बात, इसका एंगल जितना ज्यादा होगा, एंगल जितना ज्यादा उतना ज्यादा बल, लेकिन इसकी एक रेंज फिक्स कर दी गई और उसी को साइन थीटा के अंतर्गत रख दिया गया। इन चारों समीकरणों को अगर मैं लिख दूं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, थीटा किसके किसके बीच का एंगल, थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल है, L और B के बीच। बहुत गलती करते हैं लोग, बहुत बारीक चीज है। L का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमें लिख देना समीकरण 1, 2, 3 व 4,
इतना फालतू टॉपिक है कि इसको कोई कभी गूगल में सर्च भी नहीं करेगा। फालतू टॉपिक। तो एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल क्या आ गया, आई एल बी साइन थीटा। तो एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट आते उसको हम एक मान लेते हैं, आई एल बी साइन थीटा आ गया। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमें केवल इतने पे ध्यान देना है, ठीक है। ये तो अदिश रूप में आ गया। सदिश रूप में लाने के लिए क्या कर देना है, एफ इक्वल टू क्या आ गया, आई एल क्रॉस बी। कोई दिक्कत, ये लो खत्म, सदिश रूप में। इन्हीं दोनों के बीच क्या मिल रहा है हमें, थीटा, और वही थीटा यहाँ साइन थीटा बनता है। अब अगर मैक्सिमम की बात करूं, एफ मैक्स के लिए अधिकतम बल कब लगेगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 90, जो हम इस नियम में देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा या फिर कण की गति की दिशा, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो 90 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो एफ मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एल बी, बस डन। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा, तो आई बी है ना, न्यूनतम बल सुनने वो तो सुननी होगा। कोई दिक्कत इस टॉपिक में, खत्म टॉपिक है। खत्म टॉपिक मतलब समझ रहे हो, खत्म टॉपिक है, बोलते ना खत्म आदमी है वो। फिर इसके बाद आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइंड ऑफ वंडर ऑफ साइंस। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक। आपको पिछली क्लासेस देखना हो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, बहुत आराम से पढ़ाया गया है, ऐसे एकदम नशे में रह के पढ़ाया गया है। पढ़ाई करिए, ठीक। कल मैं बैठे बैठे एक तो चीज़ सोचा कि जितने चैप्टर्स हैं उन सब की एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा 10-12 घंटे की, और फिर उसको एक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जैसे 14 चैप्टर हैं तो लगभग 10-10, 20-20 घंटे में, 10-10, 12-12 घंटे में एक एक चैप्टर हो जाएगा। तो जैसे पेपर के समय पढ़ना है तुम्हें, तो 10 घंटे का वीडियो डबल स्पीड में लगा लो, डबल स्पीड में लगाओगे 5 घंटे में हो जाएगा। काहे इतना तेज थोड़ी बोलता हूँ। अब आता है बायो सेवर्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, वही दो चीजें नालायक पढ़ते हैं। एक होता है इसका सदिश रूप, जो कि रिक्त स्थान हो जाता है आपका, और दूसरा होता है धारा के मात्रा, यानी एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की डेफिनेशन। यही दोनों पता नहीं क्यों पढ़ते ही नहीं। पढ़ते क्या है, आई बी एल साइन थीटा अपन आज स्क्वायर, जो साला आएगा ही नहीं। 2 नंबर में पूरा प्रूव करने को नहीं आता, 2 नंबर में आता है या तो सदिश रूप या तो एम्पियर की परिभाषा। 2 साल आया हुआ क्वेश्चन, अभी लगता है 23 में ही आया था। लॉरेंज बल क्या है, अथवा में था धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, और वही दोनों छोड़ रहे हैं। अरे जो आता है उसको तो कंप्लीट रखो। ब्लर था क्या, अरे यार आपकी एफ होगा, सही में ब्लर था, कोई बात नहीं। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, इन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, एक टेढ़ा मेढ़ा तार चाहिए, मतलब एकदम सीधा तार नहीं चाहिए। ये सीधे तार में लागू नहीं होता, सीधे तार के लिए अगली वाली हेडिंग है जो बहुत बड़ी। ये किस में लागू होता है, वक्राकार तार, थोड़ा सा जिसमें कर्व हो, ठीक है। और अगर इस तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा, तो ऑस्ट्रेट के प्रयोग में हमने पढ़ा था, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, जिसकी दिशा हम कैसे लाते हैं, हाथ के नियम से, ऐसे, है ना, ऐसे लगाते हैं। धारा ऊपर तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, मतलब चुंबकीय फ्लक्स इधर से निकलेगा और इधर जाएगा, है ना, ऐसे। इसीलिए धारा ऊपर कर रहा हूँ, या ऐसे मून। यहाँ पर इन्होंने बोला कि पूरे तार के कारण हम धारा की बात नहीं करेंगे, हम इस तार, अच्छा यही वाला, हम इस तार का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, और थोड़े से हिस्सों को ही क्या कहा जाता है यहाँ, अल्पांश। क्या कहा जाता है, अल्पांश। और इन अल्पांश की लंबाई जो ली गई उसको कंसाइडर किया गया dl, ठीक है। इन्होंने बोला अल्पांश से हम कुछ दूरी पर एक बिंदु लेते हैं और वहां चेक करते हैं विद्युत क्षेत्र कितना है। नियम क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र बता रहा है कि कितना है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों वही है, ठीक है। इस नियम से हमें पता क्या चलता है, किसी तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र का पावर कितना है ना, कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, बस आम भाषा में। तार है, जैसे ये तार है, इसमें करंट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना।
अब वो चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है ये पता करना है, और वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है ये पता करना है। ठीक है, तो ध्यान में आ गया कि बायर-सेवर्ट का नियम करता क्या है। बायर-सेवर्ट का नियम केवल ये बताता है कि अगर कोई तार है उसमें करंट जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना होगा ये बताता है बायर-सेवर्ट का नियम। शर्त ये है कि ये पूरे तार की बातें नहीं करता है, पूरे तार की बातें करने के लिए हमें समाकलन करना है, और ये समाकलन तक पहुंचे नहीं थे, समाकलन में अगली हेडिंग में पहुंचेंगे। ठीक है, ये आधे में जाके अटक गए थे। दूसरी इनकी कमी क्या थी कि ये सीधे तार के लिए नहीं लाए, ये वक्राकार तार के लिए लाए। ठीक, और ये वक्राकार वाला थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूज करता है कि मतलब कैसे, मतलब सीधे तार में कर दो चाहे वक्राकार कर दो, करंट तो साला उतना ही जाना है ना। अब मैं गोल गोल घुमा दूं तार को और सीधा तार रख दूं तो फर्क क्यों पड़ेगा, वही ना है। शायद वो एंगल उंगल कुछ थीटा उटा लगता पता नहीं क्या। इससे आर दूरी पर हम एक पॉइंट पी लेते हैं, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, और इसके बीच का कोण जो बनता है वो होता है थीटा। अल्पांश का नाम दिया जाता है ए, और नाम उल्टा दे दूं, बुक में कैसा है, नीचे से ऊपर है ना। बिंदु पी है, हमें इसी बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा भी। दिशा तो खैर हम सीख चुके हैं, दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जब अंदर की ओर होगी तो इस पर जाहिर सी बात है क्या बनेगा, कर्व बनेगा। क्या बनेगा, एक कर्व। ये ऐसे हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, ऐसे टाइप का हो जाएगा। यही 1 मीटर लंबा चाप आगे आएगा धारा की परिभाषा में। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या देख लिया, बायर-सेवर्ट के नियम से पता क्या चल रहा है, कोई वक्राकार तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उससे कुछ दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लाना है। ठीक है, और ये जो तीव्रता इन्होंने रिसर्च की पता किया कि ये जो तीव्रता आ रही है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो पहली बात तो जो तीव्रता ला रहे हो अल्पांश के कारण है, तो अल्प तीव्रता आएगी। पूरे तार के कारण नहीं, इनकी कमी है, इन्होंने पूरे तार के कारण नहीं लाया, तार के किसी एक छोटे से हिस्से। अल्पांश कितना होता है, ये इतना तार है, इतना बड़ा ये पुट्टू है। अब इसको जूम करो, इसको जूम करोगे तो कितना दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये। ठीक, ये जो थीटा बना है, ये थीटा यहाँ कहीं से भी लिख दो, वो थीटा का थीटा ही रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बस तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। पहले व्यंजक लगाने की बहुत अच्छी टेक्निक होती है, पहले हमें फाइनल आंसर याद होना चाहिए। याद है, फिर 1 2 3 4 5 जितने इक्वेशन बने लाइन से धड़ाधड़ बनाए रहो। पहले तो तुम ये डिसाइड करो एंगल किसके किसके बीच का है। अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, इसका मतलब वो एलएचएस में होगा। राजा जी, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। लास्ट में जो फाइनल आंसर आया उसमें देखो क्या लिखा है, डीएल इंटू आर लिखा है, डीएल इंटू आर। ठीक है, डीएल इंटू आर है ना, गलत बोल रहा हूँ, 3 बार बोलूं तो समझ जाया करो कि कुछ तो सोचवा रहा हूँगा। डीएल क्रॉस आर बोलना चाहिए। ठीक है, ये जो डीएल की दिशा है वो करंट की दिशा है। ठीक है, और आर एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं होते कि दूरी को यहाँ सदिश राशि क्यों बोले, भाई दूरी को सदिश ही बोलेंगे, क्षेत्रफल तक सदिश राशि है। ठीक, दूरी कोई भी दूरी उसकी दिशा बता दो। अब जैसे मैंने बोला कि 3 किलोमीटर, फिर मैंने बोल दिया पश्चिम से 3 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, तो सदिश हो गया है, तो 3 किलोमीटर सदिश हो गया। सब बहुत समझाया मैं, ऐसा नहीं समझाना। तो हमें फाइनल आंसर क्या पता है, dv इक्वल टू क्या होता करता है, μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको कुछ टीचर पहले वेक्टर वाला लिखते हैं फिर स्केलर वाला प्रूव करते हैं, मतलब पहले सदिश वाला लिखते हैं फिर अदिश वाला। वो एनसीईआरटी हमारी वैसी चलती है। ठीक, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि dv क्या है, अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अल्प क्यों है, क्योंकि हम एक अल्पांश के कारण ला रहे हैं, अल्पांश यानी छोटा सा हिस्सा लिया जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि किसी भी अल्पांश के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी, पहली बात तो dv ला रहे हैं, वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किन किन चीजों पर निर्भर कर रही है। इन्होंने चेक किया, सब रिसर्च की, फिर बताया कि जो अल्पांश के कारण तीव्रता है उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करती, मतलब धारा बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ जाती है, धारा घटाते हैं तीव्रता घट जाती है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जितना लंबा अल्पांश लेंगे उतने ज्यादा उसकी तीव्रता आएगी, जितना ज्यादा अल्पांश लेंगे उतने ज्यादा तीव्रता। मैं छोटे से एरिया के कारण लाया तो थोड़ी कम तीव्रता आई, मान लो 1 टेस्ला आ गई, मान लो संख्यात्मक रूप में, मान लो थोड़ा ज्यादा ले लिए 2 टेस्ला आ गई, और ज्यादा ले लिए 3 टेस्ला आ गई, और ज्यादा ले लिए 4 टेस्ला आ गई। ठीक है, ये बताया। तीसरी बात इन्होंने बताई कि dv प्रोपोर्शनल,
बोले एंगल जितना ज्यादा करते हैं उतने ज्यादा तीव्रता आती है। हम एंगल कम कर देते हैं तीव्रता कम, एंगल ज्यादा कर देते हैं तीव्रता ज्यादा। तो इन्होंने बोला एंगल की ज्या के समानुपाती है। थीटा किसके किसके बीच एंगल है, डीएल और आर के, ठीक है। जहां मैं बोल देता हूँ, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर डीएल और वेक्टर आर। वेक्टर डीएल हैज द सेम डायरेक्शन विच हैज आई, मतलब आई की दिशा में ही होता है। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर बोले कि दूरी पर उल्टा होता है। दूरी पर जो निर्भरता आई इसकी उल्टी आई, मतलब पास में अगर लाऊं तो तीव्रता ज्यादा होती है, और अगर मैं दूरी के साथ बढ़ते रहूं तो तीव्रता कंटिन्यू क्या होती जाती, कम। वो तो तुम भी सोच सकते हो भाई, तार में करंट चल रहा है तो पास में ज्यादा उसका आकर्षण होगा, दूर जाने पर उसका बल क्या होता जाएगा, कम। नॉर्मल सी बात है। मतलब पास में ज्यादा तीव्रता आ रही थी, जैसे जैसे मैं दूर जाऊं तीव्रता क्या होती जाती थी, कम। एक वक्त आया कि तीव्रता क्या हो गई, शून्य। जैसे चुंबक होता है, अब चुंबक में पास में ज्यादा पावर रहता है, चुंबक से दूर जाते हैं तो पावर क्या होते जाता है, कम। एक वक्त आता है शून्य, नट यहाँ रख दो, चुंबक इतना बड़ा यहाँ रख दो, चपकाएगा नहीं, चपकाएगा। तो यही सब ये रिसर्च किए, रिसर्च करके इनको 4 बातें पता चली कि जितना बढ़िया करंट चल रहा होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, करंट का मान बढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, करंट घटाए चुंबकीय क्षेत्र घट गया। डीएल लंबाई ज्यादा ले लिया उन्होंने, ठीक। फिर थीटा, थीटा बस यही नहीं समझ में आता करते थीटा कैसे लिए, ये शायद कर्व है इसलिए कर्व वाला कुछ पढ़ना होगा, कुछ डाउट मेरे को भी रहते हैं। कसम से मेरे को कोई दमदार टीचर पढ़ा था, मैं उसको रुबा लेता पूछ पूछ कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। बात ये दमदार टीचर मिलेंगे कोटा वगैरह में, ऑनलाइन आदमी पूछ नहीं सकता। ऑनलाइन के टीचर तो हो गए, बच्चों समझ में आया, समझ में आया बच्चों, हाँ बच्चों लाइक कर दीजिए बच्चों, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों, यही करते रहते हैं बच्चों बच्चों बच्चों, लगता है गाली दे रहे हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, हम यहाँ पे गंदी बात लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 क्या आ जाएगा, dv प्रोपोर्शनल आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो अपॉन में था अपॉन में, जो ऊपर था ऊपर। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ एक ये वाला कांस्टेंट आता है। जब हम विद्युत वाला पढ़ रहे थे तो वहां पर एक कांस्टेंट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर आने वाला कांस्टेंट कौन है, ये है, ठीक है। मुझे डाउट है, सही है। 22 मिनट हो गया बकवास करते हुए। dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर बायो-सेवर्ट्स लॉ। जहां ये क्या है, जहां μ0/4 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हाँ सही, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, है ना। μ0 क्या है, ये निर्वात या वायु की चुंबकनशीलता है, चुंबकनशीलता। बस इसकी वैल्यू लाएंगे, 10⁻⁻7 है, 4 पाई उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत, बस कोई दिक्कत। बोलो सर इसका मात्रक क्या होगा, यही होगा, और क्या, कोई दिक्कत। बस वहां पे इस चीज की जगह क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तीव्रता वहां भी हम पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। अब बताओ, ये तो आ गया अदिश रूप में। पेपर में अदिश रूप नहीं पूछता करता, पेपर में कौन सा रूप पूछता है, सदिश रूप। इसको सदिश कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका हमें क्या बनाना है, सदिश रूप। सदिश रूप बनाने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, r का गुणा r का भाग। हमने ये देखा कि जो थीटा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये बारीक बातें हैं जो थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना होता है। ये जब तुम किताबों को पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़ोगे, तब ये थोड़ा ध्यान में आती है। हमें थीटा पता है डीएल और आर के बीच का कोण, ऊपर आर ही नहीं है तो साइन थीटा का जोड़ीदार कहाँ। अगर हम a क्रॉस b देखें तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, है ना। यहाँ तो a है और साइन थीटा है, यहाँ पे a यानी डीएल है और साइन थीटा, b तो है ही नहीं। क्या इसमें b कौन होगा, r है नहीं है, तो r का गुणा और r का भाग कर देंगे। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई, ये आ जाएगा आई dl इंटू आर साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। भाई r का गुणा r का भाग कर दिया, r का गुणा r का भाग कर दिया तो इसमें r एक्स्ट्रा आ गया, क्यूब हो गया। अब ये जो फार्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये हमें वेक्टर टाइप का नहीं लग रहा, लग रहा है ना। तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई i, ये बन जाएगा dl क्रॉस r, ये लो वेक्टर हो गया अपॉन r। पता नहीं क्या कठिन लगता है इसमें, जब जब टेस्ट में देता हूँ छोड़ देते हो सब लोग हैं। क्या बोले? अच्छा इसमें वेक्टर, हाँ लगा दो यार। मॉड है ना, वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो हमेशा मॉड में कियो, जैसे मैथ में ही लगाते हो तुम, जब भी x के, जैसे x वेक्टर है, जब इसका स्क्वायर करते हो तो मॉड का स्क्वायर करते थे कि नहीं। एक तो जिसमें x + 8 x - 8 बराबर कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें मॉड ऑफ x² - 8 के स्क्वायर याद है, हाँ तो मॉड लगा देते कर। बस ये है सदिश रूप। सदिश रूप में कैसे बनाया हमने, सदिश रूप में बनाने के लिए बस ये देखा कि हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, r की। r की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि a क्रॉस b का फार्मूला, तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप ऊपर वेक्टर नहीं लगाएं, अरे समझा रहा हूं उसको समझो। a क्रॉस b है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा में आप हमको पहले ये पता होना चाहिए a और b क्या है। a और b कौन होते हैं, जिनके बीच कोण बनता है। कोण किनके किनके बीच बन रहा है, 50 बार बताया हूं, कोण बन रहा है dl और r के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आपको सदिश रूप भूल जाता है, क्योंकि आप r पे थीटा पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, इन चैप्टरों से तुम्हें थीटा में फोकस रखना पड़ेगा, थीटा बन किसके बीच रहा, क्योंकि दो दो चीजें आती हैं, एक अदिश रूप एक सदिश रूप। यहाँ ये बताया गया कि जो थीटा है dl और r के बीच है, तो जब हम यहाँ देखेंगे इस वाले में तो dl है और साइन थीटा है, r तो है ही नहीं, r है ही नहीं तो क्या करेंगे, r का गुणा r का भाग, तो ऊपर r आ गया नीचे r क्यूब हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया। फिर अब हमें ये जोड़ी मस्त दिख रही है, तो हमने बोल दिया ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा कैन बी रिटन a क्रॉस b, तो ये a क्रॉस b हो गया, वेक्टर नहीं लगाए लगा देता। ठीक लग गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये सदिश रूप है, कुछ टीचर इसको उल्टा लगाते हैं, अच्छा है सब बढ़िया भाई, इसको लगाएंगे तो डीएल साइन थीटा आ जाएगा, पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते करते हैं, बढ़िया रहता है वो, कोई दिक्कत। बस तो बायोसेवर्ट की सहायता से हम ला क्या रहे हैं, किसी भी तार के अल्पांश में प्रवाहित धारा के कारण कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बस बुक में एक बार देख लो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सन 1820 में वैज्ञानिक बायोसेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के अल्पांश, देखो चालक के अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम दिया, जिसे बायोसेवर्ट के नियम कहते हैं। ये धारावाही चालक है, इसका एक अल्पांश लिया, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक दिया, विच इज दिस। आगे फिर प्रूव करने के लिए नीचे माना किसी चालक तार में L लंबाई में सॉरी वैज्ञानिक गुण में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ए बी अल्पांश है, लंबाई dl है, अल्पांश से r दूरी पर बिंदु P है, और यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस यहाँ टोटल वाली नहीं आती, अल्फ वाली आती, टोटल अगले में आ जाएगी। फिर हमने बोल दिया मोटा मोटा लाइन, किसी ये लाइन क्यों भूल जाते हैं आप लोग टेस्ट में, जब जब टेस्ट लेता हूँ ये मोटी लाइन है इसलिए इसको मोटी करके लिखा हूँ, क्यों भूल जाते हो तुम लोग, सीधे लिख देते हो कि प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। कौन सब्जेक्ट कौन है, ये रहता ही नहीं है, स्कूल जा रहा है कौन, राम स्कूल जा रहा है। ऐसे यहां भी बताना पड़ेगा, प्रवाहित धारा के समानुपाती है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। उसके शुरू का डिटेल भी बताओ, वही आप डिटेल लिखिए, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर आइए पॉइंट 1 2 3 4। पॉइंट 1 प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। यहाँ पे क्या बोला, अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P की दूरी के बीच बने कोण की जा। अब इसको रटोगे सब भूल जाएगा, रटने वालों को तो भूलता ही, उनका नियम ही है। ठीक, अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P के दूरी के बीच बने कोण की जा के समानुपाती। ठीक, और अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये फुल डिटेल, उसके बाद तो मैथ बता ही दी मैंने, काम खत्म। ठीक है, पुरानी बुक जिसके पास थी उसमें थोड़ा सा मैंने संशोधन कराया था, ये थे ना, बुक में वीडियो में भी दिखा देता हूँ, जिसको नोट करना होगा नोट कर लेना, कहाँ पर है बायोसेवर्ट का नियम। नई वाली बुक में सब सुधरा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फोकस फोकस, हाँ ये है, इसको देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर वेक्टर फॉर्म आ गया रेड कलर में, और ये नीचे फालतू बात। ठीक, अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, 1 एम्पियर की
1 एम्पियर की तुम्हें लगा 1 एम्पियर की परिभाषा लाना। ठीक, तो 1 एम्पियर की परिभाषा लाने के लिए सब कुछ मिटाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? मिटा दो सब। बहुत बढ़िया है, बहुत सरल है, मस्त मजा आ जाता है इसको पढ़ के। अब कहा यह जाएगा कि यहाँ सब कुछ एकांक ले लो, जितनी वैल्यूज हैं सब कुछ क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, सब कुछ 1 कर दो। यहाँ पे जो करंट है हमारा फार्मूला क्या था, dV इक्वल टू आई म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। अरे 2 बार पढ़ो याद हो जाता है, ट्रिक व्रिक के चक्कर मत पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे। जो लोग एसएससी पीएससी ये सब क्रैक कर रहे हैं ना, वो ट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं। जो क्रैक कर रहे हैं, जो ट्रिक पढ़ रहे हैं, वो खुद ही क्रैक बैठे हैं। तो ये भी याद रखो, यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू 1 लेना है। तो पहली बात तो यदि आई बराबर कितना हो, आई नहीं, डीएल बराबर कितना हो 1 मीटर, आर बराबर भी 1 मीटर, थीटा कितना हो 90 डिग्री, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, हाँ 1 बोल दो, 90 1 हो जाएगा। ठीक, वो तो हमें पता ही, म्यू 0.4 पाई क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर, तथा dV इक्वल टू क्या कर दें 10 की पावर -7 टेस्ला बोल दो, है ना। इतना सारा हो गया। तो आई का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 10 की घाते -7, इसकी वैल्यू क्या है 10 की घाते -7, आई बचा इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से 1 कट गया, इससे ये कट गया 1 आया। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ तो गई। हमने एम्पियर की एक और परिभाषा पढ़ी थी शुरू में, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। वो वाली तो है ही बच्चों वाली, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें 1 1 1 1 चाहिए, है ना। कुछ चीजें 1 नहीं चाहिए, कुछ चीजें दशमलव में 1 चाहिए। इसको बोलेंगे कैसे, 1 एम्पियर धारा का वह मान है जो, ये धारा ऐसी धारा है जो किसी तार के, ये तार है 1 मीटर हिस्सा में प्रवाहित हो रही है। हमने एक अल्पांश लिया, एक हाथ का अल्पांश लिया है, एक हाथ का, 1 मीटर लंबाई में प्रवाहित हो रही है, और इस लंबाई से 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर लंबा चाप भी है। 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर लंबा चाप भी है। या तो चाप, अब यहाँ मेरे को 2 जगह डाउट आया था, चाप इसको कह रहा है कि चाप इसको कह रहा है, ये थोड़ा डाउट है। मेरे हिसाब से चाप जो है इसी को कह रहा है। अब ये तो लिखा नहीं रहता चाप का है, क्योंकि ये जो तार है असल में वक्राकार तार है। तो 1 मीटर लंबा तार लिया गया, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी ली गई 1 मीटर, इसको मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए। यहाँ से इसकी लंबाई क्या ली गई 1 मीटर, 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित हो रही है। ठीक, और इससे त्रिज्या कितनी है, आर की वैल्यू 1 मीटर। भाई इसको कर्व मान लो एक, ठीक है भाई, चाप है तो जायज बात है, कहाँ ना कहाँ से तो कर्व मारेंगे। अच्छा, चाप और कर्व एक वक्र, तो 1 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई, और इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना है 10 की पावर -7। ठीक है, तो 1 एम्पियर धारा का वह मान है जो किसी चालक के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित होने पर 1 मीटर त्रिज्या में केंद्र पर 10 की घाते -7 टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते, है ना। तो इसमें आपको सारी बातें लिख देनी। आपको डीएल को चाप के फॉर्म में बताना है, आर को त्रिज्या के फॉर्म में बताना है, और ये बताना ही नहीं है, और ये चुंबकीय क्षेत्र ये नहीं बताना है, ये वाला बताना है। वो तो कांस्टेंट है, उसको नहीं बताना, ये वाला बताना है। तो बताने में कितनी चीजें बतानी है, टोटल 3 चीजें। कितनी चीजें बतानी है, 3 चीजें, बात 1, बात 2, बात 3। वाओ, समझ गए। तो इसको मैं एक बार बुक से दिखा देता हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ बोलना, बम बम भोले, सारों बोलो। रुक जाओ, मेरा ऑटो फोकस में नहीं है। यहाँ लिखा है 1 एम्पियर धारा का वह मान है जो वायु या निर्वात में रखे किसी चालक के 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10 की घाते -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ देखो 1 मीटर त्रिज्या, चित्र में तुम्हें 1 मीटर त्रिज्या दिख रहा है ना, कि 1 मीटर लंबे चाप, ये 1 मीटर लंबा चाप भी दिख रहा है। ठीक है, और प्रवाहित करने पर इसके केंद्र में 10 की पावर -7 का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक, यहाँ से टॉपिक हो जाता है डन।
परिभाषा 3-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। पढ़ो फिर उसको हाथ से लिखो, फिर पढ़ो फिर हाथ से लिखो, फिर 2 दिन बाद याद हो जाए, 2 दिन भूलने का मौका दो, भूलने के बाद फिर से लिखो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली आते ही रहता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो बायर-सेवर्ट का नियम यहाँ से हो गया डन। बायर-सेवर्ट के नियम के आधार पर एक बहुत मस्त एक क्वेश्चन बनता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि अगर कोई धारावाही लूप है तो उसके केंद्र में टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। एक के बाद एक हेडिंग। अगली हेडिंग है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली या फिर धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बायर-सेवर्ट का अनुप्रयोग बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या बोला मैंने? धारा या फिर धारा लूप बोल दूं, धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम टोटल वाला ला रहे हैं। बायर-सेवर्ट के नियम से क्या टोटल आता है? वो अल्पांश के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र है। तार भी सीधा नहीं था, तार उनका कर्वेचर में था। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, एक आपको चालक लेना है और वो गोल गोल गुथा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हो गया, क्या ही बताऊं, जानते ही तो। ठीक है, और इसमें लूप है तो जाहिर सी बात है हमें टर्मिनल चाहिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। इससे करंट जा रहा है, इससे करंट आ रहा है, यानी पूरे में क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। बोले इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लाना है मुझे, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लाना है। यहाँ पर वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, 2πni/r वाला है ना। हाँ, इसको लगाने के लिए क्या किया इन्होंने? टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। तो एक पहले बुक वाला बता दूं ताकि याद रहे। यहाँ पर इन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े कैसे कर दिए? अल्पांशों में बांट दिया इसे। ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, इसको एफ बोल दिया, ऐसे जेड तक चले गए। ठीक है, टुकड़े टुकड़ों में कर दिया, पूरे तार के लिए नहीं लाया। फिर टुकड़े टुकड़े में करके ये कोई भी एक अल्पांश पकड़े। और एक बात यहाँ फैक्ट के रूप में हमें जानना है कि अगर कोई वृत्त है और इसमें कोई स्पर्श रेखा है, मान लिया स्पर्श की, तो इसके केंद्र पर कितने डिग्री बनता है? बनता है ना। ज्यादा तो नहीं समझाना, इसको ज्यादा समझाना नहीं है ना। मान लो ये एक वृत्त है, पीछे से दिख रहा है वृत्त है, कुछ गंदा तो नहीं चपका, वृत्त है। अगर वृत्त के इस पॉइंट पर मैं इस पटरी को लगाऊं तो ये एक स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श रेखा और मैं केंद्र की ओर एक लाइन बनाऊं, ठीक है, ये स्पर्श रेखा बन गया, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और इसका केंद्र है, यहाँ पर एक लाइन बनाऊं तो इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है हमें? 90 डिग्री दिख रहा है। तो हम ये समझ गए कि स्पर्श रेखा चाहे कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख देता हूँ, नया एंगल बनेगा, नया एंगल वही बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, स्पर्श रेखा और इसके बीच का एंगल परमानेंट हर जगह क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब छेदक रेखा है तो बात अलग है, स्पर्श रेखा में ऐसे ही होता करता है। ठीक, एक तो बची है बटरी, उसको रख लूँ, नहीं तो यहाँ पर हमें थीटा समझना था। क्या समझना था? थीटा कितना आया? 90 डिग्री आया। अल्पांश की लंबाई इज कंसाइडर्ड डीएल। हर जगह क्या मानी जाती? डीएल। डीएल की दिशा वही होती है जिस दिशा में पानी बह रहा है, धारा में। तुम क्या बोले? तो डीएल 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 डीएल, बहुत सारे डीएल है। ठीक, धारा प्रवाहित होती है यहाँ पे, और थीटा हमने देख लिया, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री है ना। थीटा क्लियर है। और यहाँ से इसकी जो दूरी मानी गई एज यूजुअल कितनी मानी गई? आर। ये जो दूरी है कितनी है? आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया अल्पांश की लंबाई, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई डीएल है, प्रत्येक अल्पांश की केंद्र से दूरी क्या है? आर है, और सभी का थीटा कितना है? 0। हम थीटा जान चुके हैं बहुत अच्छे से। थीटा डीएल और आर के बीच का कोण है। आर और डीएल मत बोलना, डीएल और आर, क्योंकि बायर-सेवर्ट का नियम जो था डीवी इक्वल टू क्या है? μ0/4π I डीएल क्रॉस आर। भाई डीएल से आर में थीटा बनना और आर से डीएल में थीटा बनना, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल डीएल से आर में बना कोण है, ऐसे एरो बनना चाहिए। ठीक है, समझे भाई? अगर ये डीएल है और ये आर है, ठीक है, तो ये ऐसे कोण बनेगा, तो ये डीएल से आर का कोण कहलाएगा। अब जब डीएल से आर का कोण कहलाएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये थीटा बताता है कि थीटा कर्व क्या है, और ये बाहर की ओर। ठीक है, मेरे यहाँ दर्द क्यों होगा?
बैठे बैठे दर्द होना। बस अब हमें क्या करना है, इसके प्रत्येक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लाना है। ठीक, शुरू में आपको थ्योरी दिख जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माना ए बी कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। रुक जाओ, ये ए है और ये बी। ए बी कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, केंद्र है तो ओ है, त्रिज्या आर है, परिधि को विभिन्न अल्पांशों ए बी, बी सी, सी डी, डी ई में बांट दिए हैं, आई धारा प्रवाहित हो रही है। पारसेवट का नियम लगा दो, हो गया। शुरू की थ्योरी रटी नहीं जाती है, ऐसी रहती है कि मतलब लिख दो, हो गया। सबसे पहले हमें क्या लगाना है यहाँ पे, बायो सेवर्ट का नियम है ना। एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी में इसकी जो स्पेलिंग होती है बायोट सेवर्ट है, बायोट, उसमें टी होता है। सीबीएसई में बोलो तो थोड़ा सा बायोट भी बोलो। हाँ, बायो सेवर्ट के नियम से आई डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ साइन कितना है, 90 है, तो ये डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक छोटा तरीका और एक बड़ा तरीका। पहले बुक वाला तरीका बता देता हूँ, फिर उसको मिटा के छोटा वाला तरीका बता दूंगा। ठीक है, बुक वाला तरीका क्या बोलता है, प्रत्येक अल्पांश के कारण अलग अलग लाओ, फिर उनको कंबाइन करो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अल्पांश ए बी के कारण, पहले किसके कारण लाएंगे, अल्पांश ए बी के कारण, तो ये होगा डी बी वन, इधर कर देता हूँ यार, उधर जगह नहीं बचेगी। तो डी बी वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई, अब ये आ जाएगा ए बी अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, फिर किसके कारण लाओ, अल्पांश बी सी के कारण, अल्पांश बी सी के कारण डी बी टू। ये वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे डायरेक्ट वाला लगता है। अल्पांश ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर तीसरा अल्पांश, तीन ठो होने चाहिए मिनिमम, अल्पांश सी डी के कारण, अल्पांश सी डी के कारण डी बी 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें क्या लगा देना है, डॉट 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 कुल। ये तो अल्प 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 आई, अब कुल क्या आएगी, इसके कारण इसके कारण इसके कारण, सब मिल के इस पर केंद्र पर बल लगाएंगे, है ना। सब लोग मिल के इस पर केंद्र पर जितना बल लगाए, हमें लाना कहाँ पर है, केंद्र पर, आगे अक्ष पर है। ठीक है, आगे अक्ष पर है, दो शब्द लिखे होंगे, एक केंद्र पर लगाने और एक अक्ष पर। केंद्र पर वाला उसके सामने कुछ नहीं है, कश्मीर और कन्याकुमारी का अंतर है दोनों में। ठीक, ये वाला बहुत सरल है, आगे वाला है कठिन है, नहीं है सरल है, मैं नहीं कहूंगा भाई कठिन है तो है, वो क्या कहूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारावाही कुंडली के केंद्र पर कुल तीव्रता B बराबर क्या आ जाएगा, dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने बनेंगे n आ जाएगा। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, म्यू 0/4 पाई क्या आ गया, आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस म्यू 0/4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस म्यू 0/4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर आ गया, प्लस डॉट 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 डॉट। सब में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अंदर क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये बताओ, ये एक वृत्त था, है ना। अब वृत्त है तो ये पूरा एक राउंड घूम जाएगा तो क्या बन जाएगा, परिधि। अब ये डॉट 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 यानी यहाँ तक हमें आना है, तो वृत्त एक राउंड पूरा घूम गया तो परिधि हो जाएगा। बोलोगे सर यहाँ पे सुरंग है, ये जैसे ये होता है तो ये पूरा गठानी बांधने के बाद ना निकालते हैं दो ठो, यहाँ बीच में तुम्हारी जगह बना है, पूरा हो गया ना, तब ना ऐसे दो कनखा निकले रहते हैं तितली के ऐसे एंटीना जैसे, तो पूरा बंध गया कि नहीं, तो परिधि पूरी हो चुकी, परिधि के बाद इधर तार और निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, परिधि। और परिधि का सूत्र म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर आ गया। सब काट दो, सब काट दो, आर से आर कट गया, तो एक छोटा फार्मूला आ गया, म्यू 0/4 पाई कितना आ गया, 2 पाई आई अपॉन आर। बहुत सुंदर फार्मूला, ये बहुत सुंदर फार्मूला। ये तो हमने बात की अगर एक फेरे, यानी ये जो हमने धागा का राउंड मारा है एक राउंड, लेकिन यहाँ तो खूब सारे राउंड हैं,
अब खूब सारे राउंड अब निश्चित ही होंगे, अनंत तो होंगे नहीं, तो मान लिया n राउंड है, तो अगर n राउंड होंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, छोटा सा n, ये हो जाएगा 2 पाई NI/R। ये एक राउंड है, ये कितना राउंड का तार है, एक राउंड का तार। अब अगर जैसे चूड़ी होती है वो एक राउंड की है, ठीक है, लड़कियों वाला एक राउंड का है, हम लोग वाला ज्यादा राउंड का है, ठीक है। तो अगर इसमें खूब सारे फेरे हों, तो खूब सारे फेरे कारण, मान लो इसमें करंट बह रहा है, तो खूब सारे फेरे कारण लाना है तो इसमें उतने गुणा कर देंगे, एक के कारण आ गया 100 है तो इसमें 100 का गुणा कर देना, वही n कहला जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा n लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, n फेरे गए, वही नीचे लिखा होगी यदि कुंडली में n फेरे हो, लिखा है ना। इसी को अगर मैं पूरा काट दूं तो पूरा काट के कई बार सही जोड़ी में आ जाता करता है, तो अगर पूरा काट दूं यानी 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 आएगा, 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 आएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0I/2R। ये भी दिया रहता है, एनसीईआरटी जनरली इसी तरह लिखती है, ठीक। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था जो कि नहीं दिया है, नहीं दिया मेरे हिसाब से, नहीं दिया एनसीईआरटी में, ढूंढ लो शायद मिल जाए, बाद में ढूंढना हो गया, जहां तक है नहीं ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम पढ़े रहो क्योंकि इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल दिया, कहाँ दिया, दिया ये तो ढूंढ रहा है, नहीं मिला। μ0I/2R दिया है, अरे ये वो वाला नहीं है यार, ये वो वाला, अरे ये हेडिंग ही नहीं डली है, मैं देखा हूँ ना, चलो हो गया, छोड़ो, दिया होना दिया, न्यूमेरिकल तो दिया है ना, न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा इसका। चलिए एक बार फिर से समझ लो, हमने बायो सेवर्ट के नियम लगाया, यहाँ थीटा 90 के हमने बता दिया है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, उसकी त्रिज्या पर लंब होती है, फिर हमने साइन 90 रख दिया, आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ये बोला गया कि अल्पांश ए बी के कारण लगाएंगे, तो यहाँ ए बी रख दिया, बी सी कारण बी सी रख दिया, सी डी कारण सी डी रख दिया, फलाना फलाना। फिर हमने बोला हमें क्या चाहिए, कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता लाने के लिए हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे पूरा, dv1 dv2 dv3 डॉट डॉट डॉट, सबको जोड़ दिया, कॉमन दिखा, ले लिया, पूरा जुड़ के क्या बन जाएगा, परिधि। भाई यहाँ से यहाँ तक जोड़ते चले आओ, मान लिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आते आते यहाँ पर मान लो हो गया कितने बार राउंड, 18 बार राउंड, तो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, तो टोटल यहाँ 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, हो गया, इतनी सी बात, काट पीट दो, आंसर आ गया। कुछ फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब इसको लगाने का तरीका नंबर 2, जो कि बहुत छोटा तरीका है, ठीक, बहुत छोटा तरीका, ये वाला तरीका समझ गए ना, ये तुम्हारी बुक में है, ठीक है, पेपर में लगाओ तो कोई भी लगा सकते हो। पेपर में क्या है, नंबर और लाइन को मैच करना आपको आना चाहिए, वही चीज आप बड़ा भी पढ़ते हैं, वही चीज छोटा भी, ये चीज दिक्कत करती खास तौर पर बायो में, है ना, क्योंकि बायो में वही टॉपिक तुम बड़ा सा भी पढ़ रहे हो, वही टॉपिक छोटे में भी पूछ लेगा, बड़े में भी पूछ लेगा, तो एक्सपांसन आना चाहिए तुम्हें। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ, कुल तीव्रता, क्या लगाएंगे, कुल तीव्रता सीधे, तो कुल तीव्रता इसका जो डी होता है उधर आदत क्या बन जाएगा, समाकलन, ठीक है, क्या बन जाएगा, समाकलन। लेकिन हम समाकलन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत छोटा हो जाता है, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, I/dl/r²। यहाँ पे अल्प है, उसी को हम पूर्ण करेंगे, समाकलन भाई अधूरे को पूरा करोगे कि पूरे को पूरा करोगे, अधूरे को, तो ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, सब बाहर आ जाएगी, अधूरा ही बेचारा रह जाए। b बराबर μ0/4πI/r², इंटीग्रेशन dl, ये तुम रटे रहो, इंटीग्रेशन dl जब जब आएगा परिधि बनेगा या तो पूरी लंबाई बनेगा। फिलहाल घुमावदार बात है, तारे टूट गया, घुमावदार बात है तो पूरे में क्या है, डीएल लाना है, डीएल यानी अल्प लंबाई, समाकलन डीएल यानी पूरी लंबाई, पूरी लंबाई कितनी होगी, परिधि के बराबर, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0/4π, ये बन जाएगा I/r² इंटू 2πr, परिधि बन गया, बन गया परिधि। बोल दो सर समाकलन करने पे तो l आएगा, टोटल l उसका क्या है 2πr, इसकी जो लंबाई है 2πr, बस काट दो, वही आ गया, तो आया आई नहीं। b बराबर क्या आ गया, μ0/4π 2πi/r, एक ये फार्मूला है, पूरा काट दो तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू μ0I/ इससे कट जाएगा तो, है ना, तो 2r आ गया। बस इसमें n फेरे बनाने हो तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू μ0/4π, ये हो जाएगा 2πNI/r, हो गया, ये हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया। अब इसके हम कल क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है।
ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आ गया है 100%। तो तुमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले तुमने पढ़ लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ठीक, उसको हमने कैसे प्रूव किया? हमने बोल दिया F बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, उसको एल बी करो, आई एल बी साइन थीटा। फिर हमने बोला यहाँ जो थीटा है एल और बी के बीच कोण है ना, बी और एल नहीं, सीक्वेंस मैटर करता है, एल और बी के बीच का कोण है। फिर उसको प्रूव करने के लिए बोल दिया एफ प्रोपोर्शनल आई, एफ प्रोपोर्शनल एल, एफ प्रोपोर्शनल बी, एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा, चारों कंबाइन कर दिया, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन। बहुत फालतू टाइप के प्रूव होते हैं, ऐसा लगता है जबरदस्ती का प्रूव कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। जैसे ऊष्मागतिकी थी 11th में, फालतू चैप्टर। फिर इसके बाद बनता नहीं है ना, इसलिए मैं फालतू चैप्टर बोलता हूँ, मुझसे नहीं बनता वो। फिर आता है दूसरा टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि तार में धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र आता है, ऑस्टेड भैया ने बोल दिया। कितना आता है ये नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। लॉरेंज ने क्या बोला कि बल कितना आ रहा है, इन्होंने बल नहीं लाना, इन्होंने क्या लाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लाना है। बल तो चलो पता चल गया। ऑस्टेड ने क्या बोला कि करंट चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र है। लॉरेंज ने क्या बोला कि बल कितना आएगा, भाई धारावाही चालक पर बल उन्होंने लाया, लॉरेंज ने बल लाया। फिर आए ये तीसरे, इनका बायो सेवर्ट, 2 लोगों की टीम थी, इन्होंने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, ठीक है। 3 लोग अलग अलग बातें बताए, ठीक। तो बायो सेवर्ट के नियम से हमें किसी धारावाही चालक में अल्पांश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता चलती कि कितना पावरफुल है। उन्होंने बोला कि ये कई चीजों पर निर्भर करता है, प्रवाहित धारा ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र धारा कम, चुंबकीय क्षेत्र कम, दादा बोल दिया था क्या मैं, लंबाई ज्यादा लोगे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। फिर और क्या बता दिया इन्होंने, कोण पर भी निर्भर करता है, कोण ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, दादा नहीं ज्यादा, दूरी ज्यादा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, है ना। जितना दूर जाओगे उतने ताकत कम हो जाएगी, ठीक। बस इतनी सी बात। किष्किंधा नगरी है क्या, दूरी जाने पर ताकत कम हो जाती है, जितना पास जाओगी किष्किंधा नगरी के तुम्हारी पावर क्या हो जाएगी, खींचती जाएगी। उल्टा बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लिया। एग्जाम्पल क्या था, धारावाही लूप के केंद्र पर, ठीक है, एक रस्सी है उसके केंद्र पर, जो गड्ढ गिरा तो तुम्हें रखोगे फिर अच्छे से, अनुनादी दोलन करा रहे हो यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने इसको प्रूव करने के 2 तरीके पढ़ लिए, छोटा तरीका वो वाला, थोड़ा सा बड़ा तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो एनसीईआरटी में इसके उसको भी लगाना है, एनसीईआरटी बुक तो हम लोग लिए रहना, ठीक है। और फिर एक बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, उसको हम करेंगे दिवाली की छुट्टी के बाद, क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।